Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So today, in your subject of social studies, we are discussing our chapter number 18, the national movement. So today we'll continue. महात्मा गांधी अब मूवमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत सारे लीडर्स भी अब उनको फॉलो कर रहे हैं। 1928 में क्या होता है, यहाँ पे सर साइमन आते हैं, ब्रिटेन मेंबर, और उस कमीशन को बोला जाता है साइमन कमीशन। ये कमीशन यहाँ पे भेजा गया था कि जो भी गुस्सा भरा हुआ है लोगों में, जो इतना एंगर भरा हुआ है, इसको कम करने के लिए अब ब्रिटेन कुछ स्टेप्स ले रहे थे, कुछ कंसेशंस दे रहे थे इंडिया में लोगों को। जैसे कि कंसेशन से मेरा मतलब है कि कुछ डिमांड्स फुलफिल करने लगे थे। ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको लोगों में जो गुस्सा भरा हुआ था उसको कम करना था, जिसकी वजह से ये नेशनल मूवमेंट को भी कर्ब कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस साइमन कमीशन में इंडियन मेंबर कोई नहीं था। इस कमीशन में सिर्फ ब्रिटेन के मेंबर्स थे, इंडिया का कोई लीडर इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो सभी लोगों ने इस कमीशन को बायकॉट किया। सभी लोगों ने बोला कि हमें इस कमीशन को, इसकी मीटिंग को होने नहीं देना है, हमें कोई कंसेशंस नहीं चाहिए। और जब ब्रिटेन मेंबर्स यहाँ पे आए, उन्होंने साइमन को जब यहाँ पे आए, दे ग्रीटेड हिम विद ब्लैक फ्लैग्स। ब्लैक फ्लैग्स उनके हाथ में थे जिन पे लिखा था साइमन गो बैक, यानी साइमन यहाँ से वापस जाओ। इसी दौरान क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट्स के दौरान लाठी चार्ज हो रहा था और बहुत सारा टॉर्चर हो रहा था, जिसमें एक बहुत बड़े जो फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय, उनकी डेथ होती है। इसी प्रोटेस्ट में 3 और रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो मूवमेंट को वायलेंट बनाते हैं, जो वायलेंटली अटैक करते हैं। वो कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को इन्होंने मार दिया। तभी मैं बोल रही हूँ कि ये वायलेंट लीडर्स थे और बाद में इनको भी हैंग किया गया टू डेथ। आफ्टर दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके बाद लाहौर सेशन में, जब उनकी मीटिंग हुई लाहौर में, वहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की कॉल दी। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि अब हम कुछ भी नहीं मानेंगे, अब हमें इंडिपेंडेंस ही चाहिए। पूर्ण स्वराज यानी कि पूरा स्वराज, हमें अपने हाथों में अपना राज चाहिए, हम हिंदुस्तान पे खुद राज करेंगे। अब गवर्नमेंट अभी भी इनको क्या कर रही है? इंडियंस को इनकी आवाज़ दबा रही है, इनको टॉर्चर कर रही है। इन्होंने अब और भी कुछ पॉलिसीज़ अपनाई, जैसे कि साल्ट टैक्स इन्होंने लगाया, साल्ट पे टैक्स लगाया, ठीक है। तो गांधी जी ने साल्ट टैक्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट लीड किया। गांधी जी उस प्रोटेस्ट में लीडर थे। इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं पैदल जाऊंगा, कहाँ से? साबरमती आश्रम से अहमदाबाद में एक जगह है डांडी, वहाँ तक। और डांडी में सी शोर है, समंदर के पास ही, जो वहाँ पे वो रुके और वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। यानी कि वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ से सॉल्ट निकलता था उसको हाथ में लिया, इनको मत परमिशन थी। तो वो दिखाकर कि जब इन्होंने सॉल्ट हाथ में लिया, वो दिखाकर इन्होंने क्या दिखाया ब्रिटेन को कि मैंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। इस मूवमेंट को ये बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो सॉल्ट टैक्स इन्होंने नहीं माना कि हम सॉल्ट पे टैक्स हम नहीं देंगे, इस मूवमेंट को ये बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मतलब कुछ लॉ को डिसओबे करना, तभी हम बोलते हैं डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक।
धीरे धीरे अब इंडिया की जो स्ट्रगल है आज़ादी के लिए वो अब नज़दीक आ रही थी और बहुत सारे लीडर्स अब रिवोल्यूशनरी बन रहे थे। रिवोल्यूशनरी यानी कि वायलेंट बन रहे थे। इनमें से एक लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भी एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। वो उनका मानना था कि हम नॉन वायलेंटली नहीं लड़ सकते हैं ब्रिटेन के खिलाफ। उनका मानना था मिलिटेंसी में। वो चाहते थे कि हम खुद आर्म्स उठाए, हमारे पास भी ये हो गन्स हो या फिर बाकी जो भी आर्म स्ट्रगल है वो हम अपनाएं, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटेन को उनके तरीके से ही जवाब देना है। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और ये एक बारी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस भी बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी और नेहरू की एक अलग आइडियोलॉजी थी और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे इनकी अलग थी। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे हम आर्म्ड स्ट्रगल करें, यानी कि हमारे पास भी आर्म्स हो जैसे ब्रिटेन के पास है और हम उनकी लैंग्वेज में ही उनसे लड़े। लेकिन गांधी जी यहाँ से क्या थे? वो नॉन वायलेंट लीडर थे। वो नॉन वायलेंस पे उनका मानना था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत एग्रेसिव लीडर थे। इनमें बहुत गुस्सा भरा हुआ था और ये वही एग्रेसिवनेस की वजह से इनको जेल हुई 1927 में। बाद में ये जापान गए हेल्प के लिए, उनसे हेल्प मांगने के लिए कि हमारी स्ट्रगल में आप हमारी मदद करें जापान गवर्नमेंट से। और वहाँ पे ही इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज। 1941 में उन्होंने वहाँ पे ये आर्मी बनाई। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, जापान ने अपनी कुछ ट्रूप्स यहाँ पे भेजे इंडिया, किसको हेल्प करने के लिए? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ही उनको जापान को अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि जापान वॉज इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड और उनको अपने वॉर के लिए अपनी ट्रूप्स चाहिए थी। तो जब INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी और ब्रिटेन की जो फ़ौज थी, जब इनमें जंग हुई उसमें ब्रिटिश जो है वो INA को डिफ़ीट करती है और उसके साथ ही बोस चला जाता है जापान। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उनकी फिर डेथ भी हो जाती है एक प्लेन क्रैश में। उन्होंने डिफरेंट स्लोगन्स दिए हैं, बहुत ही मशहूर स्लोगन्स है जैसे कि जय हिंद और दिल्ली चलो उन्होंने कॉल एक टाइम पे दी थी। उसके बाद एक और मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च की जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। आज़ादी से बिल्कुल कम ही टाइम पहले ये मूवमेंट लॉन्च हुई थी। इस मूवमेंट का यही मकसद था, दैट इज़ डू और डाई, करो या मरो, ये गांधी जी का स्लोगन था। उस टाइम पे ये चाहते थे कि ब्रिटेन या तो यहाँ से निकले या तो हम सब यहाँ पे मरेंगे। और इसी मूवमेंट में ये स्लोगन्स दे रहे थे ब्रिटेन को कि आप हमारी कंट्री छोड़ के जाए। लेकिन ब्रिटेन ने फिर से रिफ्यूज़ किया और बहुत सारे अरेस्ट्स हुए, बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया गया और यहाँ से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यही चीज़ कंटिन्यू रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था। अब वो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर संभालता या फिर इंडिया को संभालता, ठीक। यहाँ से वर्ल्ड वॉर में उसका काफ़ी लॉस हो रहा था ब्रिटेन का और यहाँ से अब वो धीरे धीरे वीक पड़ रहा था, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर में उसका काफ़ी अम्यूनिशन जा रहा था, यानी कि आर्म्स वगैरह जो ये लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे साइड से काफ़ी पैसा भी उसमें जा रहा था। अब ये काफ़ी वीक हो रहा था, स्ट्रॉन्ग नहीं था अब ये कि ये इंडिया को और कंट्रोल करे। यहाँ से इंडिया की मूवमेंट और भी ज़्यादा क्या हो रही थी, स्ट्रॉन्ग हो रही थी। उसके बाद क्या होता है, 1945 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन डिसाइड करता है कि हम इंडिया को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि प्रोविंसेस को वो फ्रीडम दे रहे हैं कि वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो खुद लेंगे,
किसी भी मैटर में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी भी ब्रिटेन के अंडर ही है। प्रोविंसेस यहाँ पे क्या मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स को हक दिया जा रहा है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे, लेकिन कुछ मेन डिसीजंस ऐसे होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट तब भी अपने पास ही अभी रख रही थी। आफ्टर दैट 1946 में अब ये चर्चा था कि हम धीरे धीरे अब आज़ादी जो है इंडिया को देंगे और ट्रांसफ़र करेंगे पावर, लेकिन उस टाइम पे इंडिया वाज एट इट्स पीक ऑफ दिस, हिंदू मुस्लिम में काफ़ी आपस में झगड़े हो रहे थे, तो उस टाइम पे इंडिया में अपने क्राइसिस थे। इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे 1946 में डिक्लेयर हुई। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है कि अभी परमानेंट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं हुई थी। इंटरिम गवर्नमेंट होता है जो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने बनाई ताकि वो किसी के साथ यहाँ पे इंडिया में किसी के साथ वो डिस्कस करे कि हम कैसे पावर ट्रांसफ़र करेंगे। ये गवर्नमेंट ब्रिटेन ने बनाई, लेकिन ये इस इंटरिम गवर्नमेंट में इंडियन मेंबर्स थे जिनको वो जो ब्रिटेन को असिस्ट कर रही थी किसमें कि पावर ट्रांसफ़र आप कैसे करेंगे। ये परमानेंट गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बनी। आफ्टर दैट ये जो मैंने आपसे अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे आपस में उनमें जंग चल रही थी। 1947 में 3 जून गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अलग 2 सेपरेट नेशंस बनेंगे, यानी कि इंडिया का पार्टीशन 3 जून को डिक्लेयर होता है और फिर धीरे धीरे उसी चीज़ में ये लग जाते हैं। आफ्टर दैट अब ये भी डिक्लेयर हुआ कि इंडिया अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा, 2 सेपरेट नेशंस बनेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसी प्लान में ये डिसाइड करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम इंडिया को फ्री कर देंगे। लेकिन ये फ्री करना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आज मैंने डिसाइड किया और कल मैं फ्री कर दूंगी, नहीं, इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया। ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही या 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी कि धीरे धीरे इंडिया को फ्री करने लगे। उसके बाद जब इंडिया फ्री हुआ अगस्त 15, 1947 में, फ्री होना मतलब यहाँ से ब्रिटेन गवर्नमेंट अब जा रही थी और ब्रिटेन गवर्नमेंट अब पावर ट्रांसफ़र कर रही थी किनको, इंडिया को। ठीक, अब इंडियन गवर्नमेंट बन रही है और जवाहरलाल नेहरू यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राइट। और यही 15 अगस्त 1947 इस डे अगस्त 15 को अब मनाया जाता है। तब से अब तक अभी कंटिन्यू है, इसको मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, इंडिया में आज़ादी का दिन। और अगस्त 14 पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक, पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, तो पार्टीशन जब इंडिया आज़ाद होने को आया उससे पहले ही पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।